Hello guys, welcome to Civil Sphere. Today we will discuss about the current affair of Indian Express. और इसमें एक टॉपिक है हमारे पास, हमने ये कर लिया है ये RBI lift the interest rate ceiling on NRI, NRE and FCNR डिपॉजिट मीन्स जो फॉरेन जो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल है एंड फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट जो नॉन रेजिडेंट है उसमें डिपॉजिट करते हैं तो उसकी जो इंटरेस्ट रेट की जो लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया इंटरेस्ट बैंक, तो मैक्सिमम लिमिट को रेज कर दिया गया है। ठीक है, और या फिर ये कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम लिमिट थी उसको कुछ टेम्परेली रिमूव कर दिया गया है। तो देखते हैं हम इससे क्या है, क्योंकि ये जो इनफ्लो को वो करने के लिए, इनफ्लो को बढ़ाने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज को इम्प्रूव करने इंक्रीज करने के लिए ऐसा किया गया है। तो व्हाट हैपन, क्या हुआ है ये देख लेते हैं। रिजर्व बैंक को हैज़ टेम्परेली रिमूव्ड द इंटरेस्ट रेट सीलिंग ऑन द फॉलोइंग। जो इंटरेस्ट रेट की जो टेम्परेली रिमूव किया है, ठीक है, दिस इज नॉट ए परमानेंट, टेम्परेरी रिमूव किया। किन किन डिपॉजिट पे? नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल जो बाहर रहते हैं, जो इंडिया के नहीं है, डिपॉजिट फॉर 3 ईयर और अबो, 3 साल और 3 साल से ज़्यादा, और जो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक डिपॉजिट है 3 से 5 साल, इनके 3 से 5 ईयर डिपॉजिट है ये। ठीक है, ये फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक डिपॉजिट। ठीक है, और ये कब से इफेक्ट होगी? 17 जून से 30 सितंबर तक ये है। ठीक है, ये टेम्परेरी है तो आपने याद रखना। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो देखते हैं अब। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जैसे ये बढ़ा देंगे, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया किसी चीज़ में तो उसमें डिपॉजिट ज़्यादा होगा, क्योंकि जैसे हमने पीछे देखा था कि यूएस ने जैसे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया तो यहाँ से जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने यहाँ से निकाल के वहाँ डिपॉजिट, क्योंकि जहाँ आपको ज़्यादा अमाउंट मिलेगी वो आप वहीं डालोगे ना पैसा। तो आपको यदि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है तो आप डिपॉजिट करोगे, यदि आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलता है तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट में आपको लगता है कि रिस्क है, बट डिपॉजिट करोगे तो इंटरेस्ट रेट मिलेगा ही, उसमें रिस्क भी कम है। ठीक है, तो ये है। तो इससे क्या होगा, जो फॉरेन कैपिटल इनफ्लो है वो अट्रैक्ट होगा, जो फॉरेन कैपिटल आएगी तो फॉरेन एक्सचेंज के साथ इम्प्रूव होगा, स्ट्रेंथन होगा, स्टेबलाइज इंडियन रुपीज़ की स्टेबलाइजेशन होगी, क्योंकि फिर जो एक्सचेंज रेट है वो जो अपनी सर्कुलेशन में है वो मेंटेन रहेगी। और लिक्विडिटी, जो अगले पॉइंट मैंने पहले ही बोल दिया कि इम्प्रूव होगी, लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम में इम्प्रूव होगी जाएगी। ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्टिव थे। आपने पता कर लिया कि भी जो इससे बढ़ाने से क्या होगा, डिपॉजिट ज़्यादा होगा, ज़्यादा ज़्यादा फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगी, डिपॉजिट ज़्यादा होगा तो हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा, फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा तो हमारे जो रुपीज़ का एप्रिसिएशन होगा और रुपीज़ स्ट्रेंथन होगा तो फिर जो बैंकिंग सिस्टम उसकी लिक्विडिटी इम्प्रूव होगी। दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव। अदर जो है एक्सप्लेन, जो हम देख लेते हैं, NRI का अकाउंट कौन से होते हैं? FCR बैंक डिपॉजिट का है। NRI नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट है, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट है। बैंक अकाउंट मेंटेन बाय NRI, जो कोई बैंक अकाउंट है NRI जो बाहर कंट्री में रहता है, मान लिया कोई US में रहता है या कनाडा में रहता है या अपने गल्फ कंट्री में रहता है, बाहर रहता है इन द सेंस आउट ऑफ द कंट्री रहती है, तो वो जो मेंटेन रखते हैं इंडिया के अंदर, जो मेंटेन रखते हैं अकाउंट को, डिपॉजिट वहाँ की जो अर्निंग होती है वो डिपॉजिट करते हैं इस अकाउंट में। ठीक है, वहाँ जो अर्निंग, जैसे हमने थोड़े जैसे रेमिटेंस बोलते हैं जिसको तो वो डिपॉजिट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑफ फुली रिपेड, मतलब प्रिंसिपल जो भी रिपेड का मीन होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिपेड का मीन होता है जो मनी है या फिर जो मनी है, मान लिया अपनी मनी जो इंटरेस्ट रेट और मनी है वो ट्रांसफ़र बैक है तो होम कंट्री, आप दोबारा वहाँ अपनी कंट्री में भेज सकते हो। जो यहाँ से इंटरेस्ट रेट है या जो कमाया आपने वो अपने ओरिजिन कंट्री में भेज सकते हो। जैसे मान लिया जैसे मैं कहता हूँ कि जो मनी जैसे यूएसए के किसी पर्सन ने, ए पर्सन ने 10 लाख इन्वेस्ट किए, ठीक है, इंडिया के अंदर। ठीक है, इंडिया के अंदर क्या था, तो ये द इन्वेस्टमेंट रिपेड
रिपेट्रिएबल है, यदि इन्वेस्टमेंट रिपेट्रिएबल है तो जो ये पर्सन है ही वो सेंड कर सकता मनी एंड प्रॉफिट बैक टू द यूएस। ठीक है, ये ठीक है, आप ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, ये है या सॉरी, इंटरेस्ट इनकम इज जनरली टैक्स एग्जेम्प्टेड। जो इंटरेस्ट इनकम है जनरली टैक्स एग्जेम्प्टेड है इन इंडिया फॉर एलिजिबल एनआरआई। ठीक है, आपने बताया जो भी इंटरेस्ट आएगा, मान लिया 10 लाख पे, मान लिया 10,000 या 5,000, कोई भी इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट आ रहा था तो ये टैक्स एग्जेम्प्टेड रहेगा। ठीक है, ये मैंने छोटे अमाउंट बताया तो इसलिए, तो करोड़ों में होगा तो फिर ज़्यादा हो जाएगी। तो सिग्निफिकेंस क्या है इसका कि मेजर जो फॉरेन एक्सचेंज का है इन्फ्लो बढ़ेगा, बैलेंस ऑफ पे जो पेमेंट है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट है जो हमें एक लाइन में पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। एक बार मैं इधर लिख देता हूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है। रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड ऑफ एक सेकंड जस्ट, रिकॉर्ड ऑफ all economic transactions between a country and the rest of the world during a specific period। ठीक है, तो जैसे हो सकता है इसमें जैसे कौन दो आते हैं अपने, जैसे कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट दो आते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो करंट अकाउंट में कौन कौन से होते हैं, ट्रेड हो जाती है, ट्रेड इधर ले जाता है, ट्रेड इन गुड्स। ठीक है, सर्विसेज, करंट अकाउंट की बात हो रही है, इनकम और जो रेमिटेंस है, ट्रांसफ़र है, जो भी है। ये करंट अकाउंट में। अब कैपिटल अकाउंट में जैसे मतलब बड़ी चीज़ होती है, जिसमें इसमें कई बार पूछ जाते हैं कौन सी कैपिटल अकाउंट में पड़ता है, कौन सा, तो आपको याद रखना चाहिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमने पहले ही पढ़ा, एफडीआई, एफपीआई आता है। ठीक है, मैंने पहले कवर कर चुका हूँ इन दोनों वर्ड को। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है ये, तो ये मैं कवर कर चुका हूँ। लोन्स आ गए। ठीक है, और इसमें आ जाएगा बैंकिंग, कैपिटल इनफ्लो। ठीक है, तो ये आपने याद रखना कि भी करंट अकाउंट में क्या आता है, और जो ये है कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती है, तो आपने ये याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब आता है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक डिपॉजिट। हमने देखा 3 से 5 ईयर है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से फिक्स डिपॉजिट ऑफ फॉरेन करेंसी, मतलब फिक्स डिपॉजिट करना फॉरेन करेंसी किसके, यूएस डॉलर हो सकता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो सकते हैं, जीपी हो सकता है, यूरो, जापानीज जो पे है। नो एक्सचेंज रेट रिस्क फॉर पे, इसमें कोई एक्सचेंज रेट रिस्क नहीं है। अब एक्सचेंज रेट रिस्क नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कोई एक्सचेंज रेट रिस्क नहीं, फिक्स मैच्योरिटी पीरियड रहेगा। ठीक है, एक आगे आएगा इसमें, मैं जैसे मैं एक बार वैसे बता देता हूँ। कई बार क्या होता है, जैसे मान लिया आपने, जैसे इन जनरल बताया, जैसे आपने $10, 10 यूएस, सॉरी मान लिया $100,
आपने डिपॉजिट कर दी, एक्सचेंज में कर दी, मतलब इसे एक्सचेंज में करना है, तो एक्सचेंज मतलब इसका चेंज कर, तो $100 का है। आज वो रुपीज़ के हिसाब से मान लें 93 है, कल ने मान लिया रुपीज़ एप्रिसिएशन होता है और डॉलर का डिप्रिसिएशन हो जाता है, डॉलर की वैल्यू आज 93 में $1 था, कल मान लिया जैसे 80 हो जाता है, 80 में $1 हो जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ हुआ। तो ये जो एक्सचेंज रेट का है ना, ये आप जिस टाइम पे डिपॉजिट करते हो उसमें ही रहेगा, तो ये फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड रहेगा और नो एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रिस्क रहेगा, ठीक है। इसमें सिग्निफिकेंस क्या होता है, यूजफुल ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रुपीज डिप्रिसिएशन, मान लिया यूजफुल क्या, जैसे रुपीज डिप्रिसिएशन हो रहा है तो डिपॉजिट आएगा तो रुपीज स्ट्रेंथन होएगा, तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी फॉरेक्स शॉर्टेज। अब ये क्यों है, जैसे अब रुपीज मान लिया डिप्रिसिएट कर रहा है, ठीक है, ठीक है, रुपीज डिप्रिसिएशन कर रहा है, तो आपके पास फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे तो वो इन्वेस्ट, इसमें डिपॉजिट ज़्यादा बढ़ेगा, तो डिपॉजिट होगा तो रुपीज़ एप्रिसिएशन करेगा, अमाउंट बढ़ेगा, तो इससे क्या होगी, स्ट्रेंथन हो जाएगा रुपीज़, ठीक है। आरबीआई ने की स्टेप क्यों लिया, हमें से ज़्यादा रुपीज़ को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है, रुपीज़ स्टेबिलिटी, हायर फॉरेन डिपॉजिट इंक्रीज द डॉलर इनफ्लो, सही सी बात है, फॉरेन रिजर्व इंक्रीज होगा तो प्रेशर रुपीज़ डिप्रिसिएशन पे कम हो जाएगा, ठीक है। वो मैंने पहले बता दिया कि कोई चीज़ $10 की है वो फिर आगे जाके $9 मिल जाएगी, $8 मिल जाएगी, तो रुपीज़ जैसे स्ट्रेंथन होगा तो डॉलर की वैल्यू डिप्रिसिएट हो जाएगी। ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जियोपॉलिटिकल रिस्क चल रहा है, जैसे वेस्ट एशिया में कन्फ्लिक्ट, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बड़ा में देखा ही इशू है, ये रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन से अपने यूरिया फर्टिलाइज़र की बड़ी इकोनॉमिक क्रैश, इकोनॉमिक के रिस्क क्या है, ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हाई इंटरेस्ट रेट इन एडवांस, इससे क्या हुआ, जैसे मैंने पहले बताया था कि जैसे मान लिया यूएस की इन्वेस्टर दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट से कैसे रोक सकता है यूएस, मान लिया वहाँ पे इंटरेस्ट रेट है ना इंक्रीज कर दिया जाए तो अदर कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं, वो डिपॉजिट कर देंगे, वहाँ उनको पैसा मिल जाएगा। तो ये होता है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट रोकने का, ठीक है, आपको याद रखना। कई बार पूछ लेता है कि भी कौन सी तरीके या कौन से टाइप टू इन्वेस्टर अट्रैक्ट दी अदर, तो जैसे हमने भी इंटरेस्ट रेट को सीलिंग हटा दिया है तो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट देंगे, तो फिर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी हमारे पास। फाइनेंशियल कैपिटल, फाइनेंशियल रिस्क, कैपिटल आउटफ्लो फ्रॉम अमर्जिंग मार्केट, ठीक है। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट, एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, ठीक है। इंडिया इंपोर्ट लार्ज क्रूड, जो एक्सटर्नल हमें जो एक्सपोर्ट के लिए जो फाइनेंशियल चीज फाइनेंसिंग चाहिएगी तो उसमें किस कौन कौन से हैं, जो हम क्या क्या मंगाते हैं, इंडिया के क्या है, क्रूड ऑयल फर्स्ट पे, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक, फर्टिलाइजर, फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबिलिटी, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें इंपोर्ट करनी है, यदि इंपोर्ट करनी है तो क्या हो रहा है, इंपोर्ट करनी है तो हमें पैसे तो चाहिए और वो भी ग्लोबल कंट्री, ग्लोबल एक्सचेंज करेंसी में, और वो क्या है, डॉलर है, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबिलिटी के लिए चाहिएगा, ठीक है, रिक्वायर पड़ेगी इंपोर्ट को कवर करने के लिए। सपोर्ट टू बैंकिंग सिस्टम, बैंक्स गेट लॉन्ग टर्म स्टेबल फॉरेन करेंसी रिसोर्स, हेल्प इन मैनेजिंग लिक्विडिटी एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी। अब बैंकिंग सिस्टम कैसे, जैसे बैंक गेट्स लॉन्ग टर्म स्टेबल फॉरेन करेंसी रिसोर्स,
ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे फॉरेन रिजर्व बढ़ेंगे तो बैंकों को भी स्टेबिलिटी मिलेगी कि भी इनफ्लो जो है उसमें मेंटेन करेंगे मैनेजिंग, क्योंकि वही तो बात है, मैं जो लिक्विडिटी उसको साइकिल से कल को मेंटेन करें, क्रेडिट अवेलेबिलिटी को चेक करें। ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट सीलिंग ये रह गया। मैक्सिमम रेट बैंक आर अलाउड टू ऑफर ऑन डिपॉजिट, ये इसका मतलब ये हमने वाई रिमूव टू अलो बैंक टू ऑफर अट्रैक्टिव रिटर्न compete ग्लोबली एंड मोबिलाइज फॉरेन फंड। ये क्यों रिमूव किया है? क्योंकि मैंने पहले बताया कि अट्रैक्ट करना है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। कैपिटल इनफ्लो, कैपिटल में जैसे एफ डी आई, एफ पी आई, एन आर आई डिपोजिट, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग, ये सारी टर्म है ना, मैंने यहाँ लिख दिए कि आपको याद रहे, क्योंकि टर्म जैसे एफ डी आई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या करोगे, जैसे इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन कंपनी और इंडिविजुअल इन द बिजनेस और ए प्रोडक्शन प्रोडक्टिव एसेट ऑफ अनदर by another foreign individual in the business productive asset for another company with the intention of gaining or lasting interest and some degree of control। ठीक है, तो ये एफ डी आई होते हैं ना, जो हिमालय हम कहते हैं कि टेक्सला को सेटअप करता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए होता है ये। ठीक है, इसमें हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मेड फॉरेन कंपनी और इंडिविजुअल, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है एफ डी आई। ठीक है, जो हम कहा थे याद है, एफ डी आई होती है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे टेक्सला है, अब मान लिया टेक्सला सेटअप हमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया बनाती है, तो वो एक एफ डी आई कहलाएगी। तो उसमें क्या होगी, मैंने एफ डी आई और एफ पी आई एफ आई आई का बहुत अच्छा टॉपिक कवर किया हुआ है, जिसमें मैंने बताया कि किस में ओनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोल रहती है, किस में नहीं रहती। तो एफ डी आई में रहती है, एफ पी आई और एफ आई आई में मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं रहती। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग है, मान लिया बाहर से कोई आगे लिखा हुआ, चलो मैं आगे डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। स्ट्रेंथिंग फॉरेन रिजर्व, सपोर्ट ग्रोथ एंड स्टेबलाइज करेंसी। ठीक है, तो जो एक्सचेंज रेट है कैसे सपोर्ट करेगा इसको, देखो बैंक ऑफर हायर इंटरेस्ट रेट करेगा, हाई इंटरेस्ट रेट मिला आपको 100 पे 10 मिले। ठीक है, एन आर आई डिपोजिट अट्रैक्ट करेंगे, एन आर आई डिपोजिट करेंगे मोर मनी कि भी हमें 100 पे 10 मिल रहे हैं, तो हम करेंगे, मान लिया 100 के पहले 2 रुपये मिलते थे, अब 10 मिल रहे हैं। फॉरेन करेंसी ज़्यादा इंटरेस्ट करेंगे भी, हाँ इस कंट्री में ज़्यादा वो है, पैसा हमें ज़्यादा मिल, रिटर्न हमें ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट इसलिए करता है गेनिंग द प्रॉफिट। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व हमारा इंक्रीज होगा, प्लस जाएगा ये, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी राइज हो जाएगी और प्रेस ऑन रुपीज़ पे कम हो जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास फॉरेन करेंसी ज़्यादा होगी तो रुपीज़ पे प्रेशर कम हो जाएगा। अब लिंक विद एक्सटर्नल कॉमर्शियल बैंक कॉमर्शियल बोरिंग, जब हम बाहर से कोई पैसा लेते हैं, जैसे एक्सटर्नल कॉमर्शियल लोन रेज बाय इंडियन कंपनीज फॉर फॉरेन लैंडर। ठीक है, आरबीआई ने एक एज कर दिया रूल रिलेटिंग टू फॉरेन करेंसी बोरोइंग हैजिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब बोरोइंग एंड हैजिंग रिक्वायरमेंट यदि हम एक वर्ड में देखें, बोरोइंग का मतलब होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बोरोइंग का तो सभी को पता है कि फॉरेन लोन लेना, बोरोइंग का मतलब होता है लोन लेना, फॉरेन से लोन लेना। ठीक है, हैजिंग का मतलब क्या होता है, चलो कुछ तो जानते होंगे, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन ऑन फॉरेन लोन। मैं लिख देता हूँ यहाँ, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन against on that foreign loan।
ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। इससे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या है, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ बोरिंग एंड इंक्रीज फॉरेन करेंसी अवेलेबिलिटी, ठीक है ये आपको। और इसकी जो पीडीएफ है ना, आपको वो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है इस यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको यहाँ समझ लीजिए और वहाँ पे इसको आराम से पढ़ लेना। आपको बार बार एक बार पढ़ लोगे तो बाद में दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होगा, स्ट्रॉन्गर फॉरेक्स रिजर्व होंगे, क्योंकि देखो हमारे पास पैसा ज़्यादा, बार बार वही चीज़ें हैं, स्ट्रॉन्गर फॉरेक्स रिजर्व होगा, हेल्प इन मैनेज एक्सटर्नल शॉक, हमें इम्पोर्ट में हेल्प होगी। एकदम से यदि कोई सप्लाई चेन रुक जाती है या एकदम से एक्सटर्नल शॉक लग जाता है, जियो पॉलिटिकल चेंज हो जाती है, तो उसमें हेल्प करेगा। इंपोर्ट पेमेंट, मेंटेन इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस, उनको इन्वेस्टर का जो पैसा देना है उसका भी, ठीक है। करंट स्टेबिलिटी आ जाएगी, रिड्यूस इंपोर्ट इन्फ्लेशन, हमें इंपोर्ट पे जो पैसा खर्च हो रहा है उसके कारण यदि हमें हमारे पास रिजर्व कम है तो हमें, और वो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वो इन्फ्लेशन पे इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। इम्प्रूव ट्रेड प्लानिंग, जब हमारे पास पैसा होगा तो ट्रेड प्लानिंग हो सकती है। एक्सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ तो वैसे ही होगी, हमारे पास जब पैसा हो, करंट स्टेबिलिटी हो जाएगी तो ग्रोथ हो ही जाएगी। अभी वही बात है कि भी जैसे अब डॉलर स्टेबल है तो भाई यूएस ग्रोथ इसलिए कर रहा है, जिसके बाद डॉलर स्ट्रॉन्ग हो ग्रोथ कर ही रहा है। बेटर बैंकिंग लिक्विडिटी, जब बैंक्स गेट एडिशनल लॉन्ग टर्म फंड एट लोअर कॉस्ट, इससे क्या हो, जब बैंकों के पास पैसा होगा ठीक, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लोअर कॉस्ट पे पैसा ज़्यादा दे सकते हैं। तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी, जैसे पैसा फिर जो इन्वेस्टर है या फिर जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट करना उनके पास क्रेडिट अवेलेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, तो बैंक उनको पैसा जल्दी जल्दी दे सकता है। स्पोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, तो पैसा ज़्यादा होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ और एडिशनली फाइनेंस कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट एंड एमएसएमई। तो वही है कि आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपनी ग्रोथ में लगाने के लिए जल्दी जल्दी पैसा, आप किसी मान लिया आपके पास कोई आइडिया है, आप बैंक के पास जाते हैं कि मेरा ये आइडिया, तो आपको पूरी हेल्प करेंगे मैन्युफैक्चरिंग से लेकर आपकी लास्ट तक, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास रिसोर्स क्या है। सर रिस्क एंड चैलेंजेस, short term nature of funding, NRI deposit can come in rapidly and exist rapidly, creating volatility। शॉर्ट टर्म है मतलब थोड़े समय के लिए एकदम से NRI आए अपना डिपॉजिट करे पैसा, मतलब एकदम से मतलब हरीप में है ये चीज़ें, और वॉलेटिलिटी भी क्रिएट करेगी, ठीक है। तो इंटरेस्ट कॉस्ट बर्डन भी होगा, क्योंकि हायर इंटरेस्ट दे रहे हो तो वही रिटर्न तो वैसे भी ज़्यादा देना पड़ेगा फंडिंग कॉस्ट ऑफ बैंक को, ठीक है। हायर इंटरेस्ट रेट आई मीन हायर फंडिंग कॉस्ट ऑफ बैंक है कि आप हायर इंटरेस्ट रेट दे रहे हो तो आपको पैसा भी ज़्यादा देना, तो उससे मतलब उसको आपसे, आप मान लिया 100 पे 10 रुपये दे रहे हो तो कम से कम उस 100 पे आप 200 रुपये कमाओगे, तब जाके आप 10 दोगे तब आपको 90 रुपये सेव होगा, ठीक है, या 150 कमाओगे, ठीक है। मतलब उस 100 रुपये का यूज़ आप करोगे और आपको 150 रिटर्न आए, और आप 10 रुपये जो पर्सन है जिसने इन्वेस्ट किया उसको दोगे, मतलब 110 आपसे चले गए, आपके 40 रुपीज़ आपके इन्वेस्ट इसमें बचे, तो वो इंटरेस्ट कॉस्ट बर्डन बढ़ेगा। डिपेंडेंस ऑफ एक्सटर्नल कैपिटल में, एक्सेसिव रिलायंस में इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू ग्लोबल शॉक, तो ये भी इंक्रीज हो जाएगा, एक्सटर्नल कैपिटल पर डिपेंडेंस ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो क्योंकि ये तो ऐसे तरीके के फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो हमें डिपेंडेंस उस पर हो जाएगी। एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी, एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी, अब एक्सचेंज इफ ग्लोबल कंडीशन चेंज होगी, कैपिटल में फ्लो आउट एंड प्रेशर ऑन करेंसी में रिटर्न, ठीक है। अब मान लिया जैसे वोलेटिलिटी, मान लिया स्टॉक मार्केट है, राइज होता 5% एक दिन में, ठीक है। वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे वोलेटाइल नहीं होता एकदम लचीला हो सकता कि आप है ना ऐसे जैसे इकोनॉमिक्स की टर्म हो जाओगे, वोलेटिलिटी का मीन होता है वेरिएशन बोल सकते हैं इस तरीके से, वेरिएशन फ्लक्चुएशन, एक सेकंड में आपको एग्जांपल देख समझाऊंगा, वेरिएशन और फ्लक्चुएशन इन द प्राइस, ठीक है, वैल्यू, ठीक है, जिस पे रेट ऑफ समथिंग से। अब मैं वही कह रहा हूँ, मान लिया जैसे मान लिया आज स्टॉक मार्केट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5% का राइज हो, ठीक है, वन डे,
एंड फॉल हुआ नेक्स्ट डे 6% का, तो ये क्या हुआ, हाईली वोलेटाइल। ठीक है, हिमालय 5 से 5.2 हुआ, तो इसको बोल सकते हैं हम लो वोलेटाइल। ठीक है, तो ये वोलेटिलिटी होती है, आपने समझ गए, फ्लक्चुएशन इन इंस्टेंट, लार्ज गैप, लार्ज स्मॉल। इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन इसमें जो जिक्र हुआ है उसका एक सेकंड, ये है हिस्टोरिकल कांस्टेंट इन 2000 टैपर टेंथरूम एक एपिसोड है, रुपीज डिप्रिसिएशन रैपिडली, आरबीआई इंक्रीज 2013 की बात हो रही है, डिपॉजिट सिग्निफिकेंस फॉरेन करेंसी फ्लो वर मोबिलाइज, द करंट मेजर फॉलो ए सिमिलर लॉजिक, यूज एनआरआई सेविंग स्ट्रेंथनिंग। मतलब ये बोल सकते हैं हम कि जो टैपर और ये टेंट्रम है, मतलब 2013 में ये जो एपिसोड है ऐसा हो चुका है। ठीक है, और ये इसी को दोबारा से फिर से सोच रहे हैं कि ऐसा हो। ठीक है, ये 2013 में शायद जब जो फेडरल बैंक था ना, उसने जब ऐसा किया था तब आया था। तो इम्पोर्टेंट है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि टैपर टेंट्रूम में अपनी याद रखना कि ये टेंडर 2013 से रिलेटेड है। तो इसमें क्या था, एक रेफर्स जो साफ ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट थी ना, आफ्टर द फेडरल रिजर्व ने सिग्नल दिया कि इट वुड ग्रेजुअली रिड्यूस इट बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम। तो ऐसा इसलिए होता, तो एक वो ऑनलाइन में मैं लिख देता हूँ इसका, एक सेकंड इधर लिख देता हूँ। टैपर आपने याद रखना, टैपर टेंट्रूम मतलब कोई वर्ड है ना वो रह नहीं जाना चाहिए आपके लिए कि उस कि कल नहीं पूछो कि टैपर टेंट्रूम हमने सुना ही नहीं है। तो यह मार्केट टर्मोइल था और ये यूएसए से रिलेटेड है, और 2013 मार्केट टर्मोइल था। इसमें क्या था कि इन्वेस्टर और कैपिटल फ्लो थे आउट ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमी, तो फियर हो गए थे कि लिक्विडिटी हायर यूएस इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इन्वेस्टर फियर रिड्यूस लिक्विडिटी एंड हायर यूएस यूएस ने, मैंने पहले बताया ना कि क्योंकि दूसरी कंट्री इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है तो इन्वेस्टर वहाँ से पैसा दूसरी जगह से पैसा खींच लेते हैं। मार्केट टर्मोइल, मार्केट में टर्मोइल क्यों हो जाता है, क्योंकि कोज्ड बाय इन्वेस्टर रिएक्शन टू दी US Federal Reserve announcement of reducing its quantitative easing प्रोग्राम इन 2013। ठीक है, आपने याद रखना है। तो इससे क्या होता है, करेंसी डिप्रिशिएट होगी और स्टॉक मार्केट फेल हो गया, मतलब गिर गया, बॉन्ड यील्ड रोज होगी। तो इंडिया पे क्या होता है, इंडिया फ्रेजाइल 5 इकोनॉमिक, कैपिटल आउटफ्लो एंड रुपीज डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग, तो ये 2013 में भी ऐसा हुआ रुपीज का डिप्रिसिएशन। तो आपने ये याद रखना हिस्ट्री का। इम्पोर्टेंस आरबीआई था, आरबीआई में क्या, मॉनेटरी पॉलिसी, करेंसी मैनेजमेंट, इसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी याद रख सकते हैं आप, बैंकिंग रेगुलेशन, फाइनेंसिंग, ये सब चीज़ें हैं ना, मैंने कवर करवा सके पहले ही, आप देखोगे पिछले वीडियो में टॉपिक वाइज वीडियो हैं, या आप ढूंढ सकते हो उसमें। फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया FEDI प्रमोट फेयर प्रैक्टिस इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो आपको याद रखना कि फेयर, ये वन लाइन का क्वेश्चन बोल सकते हैं इसका कि आपको याद रखना कि फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्या करती है, फेयर प्रैक्टिस कराती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। ठीक है,
ये मैं कवर कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये आपका इतना फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तो फिजिकल पॉलिसी, ओवरसीज द इकोनॉमिक कंडीशन, ये सब कुछ है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि ये टर्म हम एक बार बाद में देखेंगे, पहले ब्रॉडर क्या था। रिफ्लेक्ट आरबीआई प्रोएक्टिव अप्रोच टू एक्सटर्नल सेक्टर मैनेजमेंट के लिए, क्यों क्या सिग्निफिकेंस इस न्यूज़ का। स्ट्रेंथ इंडियन डायस्पोरा को नेशनल बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रिमिटेंस आएगा तो इंडियन डायस्पोरा को इंडियन बिल्डिंग, इंडियन जो नेशन है उसकी बिल्डिंग, मतलब उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बफर अगेंस्ट ग्लोबल इकोनॉमी हाइड विंड, मतलब एक इससे क्या होता है हमारे पास एक बफर जोन बदल जाएगी, कोई भी एकदम से टर्मोइल या कोई एक्सटर्नल शोक आता है तो उससे हम निपट सकें। इंडियाज़ गोल व स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग रेजिलेंस इकोनॉमी, और इससे क्या होगा, जो इंडिया का गोल है स्टेबल स्ट्रॉन्ग एंड रेजिलेंट इकोनॉमी, जो हम मतलब इंडिया का जैसे जैसे फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा तो भी हम स्ट्रॉन्ग तो होंगे, स्टेबल भी होंगे, और साथ में साथ हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करेगी। By removing the interest rate ceiling temporarily, RBI aim to attract more NRI deposit, boost forex रिजर्व, ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व फॉरेन रिजर्व को बढ़ाना है, रुपीज़ को स्टेबल कर देना है, पीरियड ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी। तो अब मीनिंग आता है NRI अकाउंट, नॉन रेजिडेंट जो अकाउंट है, जो नॉन रेजिडेंट है, जो ये अपने नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल है उनका डिपॉजिट अकाउंट है, वो तो हमने ऊपर देख लिया कि जो रुपीज़ अकाउंट ऑफ NRI रिपीटेबल एंड टैक्स बेनिफिट, रिपीटेबल की मैंने डेफिनेशन बता दी है, जिसको पैसे जिसका प्रॉफिट और इंटरेस्ट है उस पर टैक्स नहीं है और आप उसको वापस अपनी कंट्री में भेज सकते हो, ठीक है। तो ये है रिपीटेबल। फॉरेन FCNRB, तो फॉरेन करेंसी फिक्स डिपॉजिट है ये NRI का विद फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। रिपीटेशन बता दिया, ट्रांसफर ऑफ मनी अब्रॉड विदाउट रिस्ट्रिक्शन, ये दोबारा से यहाँ भी दी हुई है डेफिनेशन, आप देख सकते हैं। फॉरेक्स रिजर्व है फॉरेन करेंसी एसेट हेल्ड बाय RBI। कैपिटल इनफ्लो, फॉरेन मनी इंटरिंग इनटू इंडिया थ्रू वेरियस चैनल, ठीक है। एक्सचेंज रेट, जो वैल्यू ऑफ रुपीज़ है इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, जैसे मान लिया डॉलर और रुपीज़ को करना तो 93 या 94 जो भी है उसके इक्वल देना $1 इज इक्वल टू। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग है ये, बोरोइंग बाय इंडियन कंपनीज। बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल कंट्री, रिकॉर्ड रखना में क्या अपने हमारा, जैसे मैंने ऊपर लिख भी दिया इसको तो बड़े, ये देखो रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन कंट्रीज एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। एक बार ये देखो फॉल इम्पैक्ट देते हैं। हायर इंटरेस्ट रेट, मोर NRI डिपॉजिट, मोर डॉलर इनफ्लो, हायर फॉरेक्स रिजर्व, स्ट्रॉन्गर रिप्यूट, स्टेबल इकोनॉमी, ठीक है। जो NRI डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग 79 बिलियन है 26 में, स्कीम्स 30 सितंबर तक है, एक्सपेक्टेड 30 से 50 बिलियन अप्रोक्सीमेटली एक्सपेक्टेशन है कि इतना डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये दिस इज ऑल अबाउट दी RBI के जो लिफ्ट इंटरेस्ट रेट सीलिंग को, तो इससे जो हमारे इनफ्लो होगा फॉरेन रिजर्व, फॉरेन इनफ्लो होगा उसको इंक्रीज करना है। तो इसमें डिटेल डिस्कशन हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि सिविल स्फीयर में हर वर्ड को बड़ी गहराई से पढ़ा जा रहा है। तो आप सिविल स्फीयर से ज्वाइन करें और इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ठीक है। इसमें डेली इंडियन एक्सप्रेस के जो मेन टॉपिक होते हैं उसको डिटेल में डिस्कस किया जाता है, जो हमारे एग्जाम्स प्रोस्पेक्टिव होता है वैसे। कोई न्यूज़ को ऐसे नहीं कि भी न्यूज़ है उसको लाइन पढ़ दी, मतलब उसके अंदर जो टर्म आई है उसको यूज़ करना में कि कैसे क्या है, क्यों ऐसा किया गया, दैट्स ये मुझे लग रहा है आपने देख ही लिया कि हम कैसे क्या करते हैं, ठीक है। तो आप इसे ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर